टेट को खत्म करने की तैयारी, कैबिनेट सब कमेटी ने रखी 5 विभागों की कार्य योजना, 26 को अगली बैठक। मुफ्त दवाई योजना की खामियां होंगी दूर, चिकित्सा मंत्री ने दिए निर्देश, जांच योजना पर भी नजर। जयपुर में नगर निगम ढहाएगा आसाराम का आश्रम, पैमाइश पूरी, 11 बीघा को लेकर विवाद। दिल्ली में मिशन लोकसभा पर बीजेपी का मंथन जारी, केंद्रीय चुनाव प्रचार समिति की बैठक में पहुंचे दिग्गज, ऐतिहासिक जीत पर राजे का स्वागत। और कड़ाके की ठंड में सरहद पर मुस्तैदी, देश के पहरेदारों के बीच पहुंचा फास्ट इंडिया। नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिग फाइट लाइव का मायने है सच का सामना करना, हकीकत से ना तो मुंह मोड़ना और ना ही नजरें चुराना, क्योंकि हकीकत का सामना करके ही एक उम्मीद बनती है बदलाव की, बेहतरी की और सोसाइटी के आगे बढ़ने की। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आपके लिए है, आपके मुद्दे, आपके सवाल, आपकी तकलीफ, आपकी आवाज़, क्योंकि आपसे ही बनता है समाज, सोसाइटी। तू ही राधा, तू ही कृष्ण, यानी सब एक हैं, सब बराबर हैं, लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं। बिग फाइट लाइव में इस पूरे सप्ताह हम अभियान चला रहे हैं महिलाओं से जुड़े अपराधों के खिलाफ, महिलाओं से गैर बराबरी के बर्ताव के खिलाफ। फास्ट इंडिया के इस कैंपेन का नाम है स्टॉप इट, यानी अब बस और नहीं। इस अभियान में हम हर दिन अलग अलग कॉलेजों, स्कूलों और दूसरी जगहों पर जाकर टॉक शो करते हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और दूसरे तरीकों से भी अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। और हर रात 8 बजे बिग फाइट लाइव में अपने खास मेहमानों से उस मुद्दे पर बहस करते हैं, क्योंकि जब बात निकलेगी तब दूर तलक जाएगी। अब उन मुद्दों को कारपेट के नीचे छिपा कर नहीं रखा जा सकता। आज का मुद्दा है जेंडर बायस, हम क्यों फर्क रखते हैं लड़के लड़कियों पर। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान, महिला आयोग की सदस्य दमयंती बाकोलिया, पीयूसीएल की महासचिव कविता श्रीवास्तव और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट लालचंद और सिंगर कोमल पवार के साथ साथ हमारी स्टॉप इट कैंपेन की हेड कावेरी उप्पल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दमयंती जी, पहले आपसे शुरू करें। जेंडर बायस की जो आखिरी सीढ़ी है वहाँ तक पहुँचते हैं तब आपका नंबर आता है महिला आयोग का, कि जब आखिरी लेवल पर लड़ाई हो रही है, वो डोमेस्टिक वायलेंस पर हो रही है, सेक्सुअल हरेसमेंट पर हो रही है। लेकिन आपको लगता है कि कहीं हमें शुरुआत बहुत जल्दी करनी चाहिए इस मामले को लेकर? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जल्दी ही करनी चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। खास करके जब एजुकेशन लाइन में जब बच्चे पढ़ते हैं, शुरू से ही उनको एजुकेशन में ही उनको बता दिया जाए कि क्राइम क्या चीज़ है और किस तरह से हम सुरक्षित रह सकते हैं। ये दोनों ही बातें उनको बताई जाए, क्राइम में कौन सी बात आती है और सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है। खास करके जब शिक्षा हुई है और लड़कियां स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाती हैं और अलग अलग स्थानों पे जैसे हॉस्टल वगैरह में भी लड़कियां रहती हैं, इन्हीं सभी जगह उनको ये पता होना चाहिए कि उनके राइट्स हैं, किस तरह से वो अपने आगे बढ़ सकती हैं, पढ़े लिखे भी, पढ़ लिखने के साथ साथ समाज में भी एक अच्छा अपना वर्चस्व रखें, कायम करें वो जी। और आगे अपने समाज को अच्छी जब हमारी गुणवत्ता से जी मैडम, हमारी टीम जो है लगातार लगी हुई है कॉलेजेस में, स्कूल्स में। मेरी सहयोगी सुबह जब गई अलग अलग कॉलेजों में, तो देखिए उसका क्या अनुभव रहा, उनका क्या अनुभव रहा सुबह का। लड़कों को कभी नहीं बताया जाता उनको ये पहनना है, लड़कों को कभी नहीं बताया जाता ये सही है, ये टाइमिंग है, पर फिर लड़कियों के लिए क्यों है एक सेट ऑफ टाइमिंग। हमेशा अंग्रेजी में एक कहावत है कि द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। तो कहीं हमारी अपब्रिंगिंग में जो हम अपने बेटों को अपब्रिंगिंग देते हैं या मदर्स में कहीं कुछ कमी ज़रूर रही होगी। कविता जी, आप बहुत सारे मूवमेंट, एजिटेशन, लगातार सामाजिक आंदोलन करती रही हैं। इस सवाल तो बेसिक सवाल है कि लड़के लड़की में फ़र्क क्यों? वजह आपको क्या दिख रही है, क्योंकि आप इतने लंबे समय से इस सब काम में लगे हुए हैं? देखिए, ये जिस तरीके से हमारे समाज के हर इंस्टीट्यूशन में ये आधार बन चुका है, परिवार सबसे
भेदभावपूर्ण वाला इंस्टीट्यूशन है। बेसिक जड़ जो है, बेसिक इंस्टीट्यूशन जो मैंने सारे एक साथ, परिवार बहुत अनडेमोक्रेटिक है, परिवार में भेदभाव होता है, और वहीं टोका टाकी सारी संस्कृति, जेंडर पावर क्या है, वो सारा कुछ 6 साल के बच्चे तक सब कुछ समझ में आ जाता है। तो एक तरीके से परिवार को डेमोक्रेटाइज होना बहुत जरूरी है, लेकिन रीइंफोर्समेंट्स कहाँ से। अब सामाजिक संस्थाएं जो बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत चलती है, जैसे जाति समाज, जैसे खाप पंचायत, या जैसे जिस तरीके से मान लीजिए एक लड़का लड़की चॉइस मैरिज करना चाहते हैं, तो सारे परिवार वाले और इंटररिलीजियस या जो भी, तो मुझे लगता है कि ये सारी संस्थाएं, फैमिली, सोसाइटी, हमारे सरकार, हमारे थाने, हमारे पूरी जो व्यवस्था है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें इतना ज़्यादा जेंडर बायस है। विजिबिलिटी नहीं औरतों की है। अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं आपकी थानों के अंदर, एक राजस्थान का मसला नहीं, आपके थानों में महिला डेस्क 2003 से औरतें ही नहीं है भाई। तो जब थाने में औरत ही नहीं होगी तो औरत कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगी या कंफर्टेबल। आप तो और कांस्टेबल्स का देख लीजिए या अन्य महिला पुलिस वालों का। सो विजिबिलिटी नहीं है, बायसनेस स्ट्रक्चरल है, मार्केट भी बायस्ड है। तो हमारी जो 4 आधा जुडिशरी, आप देखिए जुडिशरी में जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो एक तरीके से हम देखें तो ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस में इतना ज्यादा बायस है, लेकिन शुरुआत तो कहीं से होनी है। और मुझे लगता है कि हमारी नौजवान लड़कियों ने, मैंने हर जनरेशन ने कुछ ना कुछ किया। हम मान लीजिए हम रेप वाला मसला उठा, हम मथुरा को नहीं भूल सकते जिसने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट तक, हम भंवरी देवी को नहीं भूल सकते हैं, हम ईरोम शर्मिला को नहीं भूल सकते हैं। और आजकल जो हमारी नौजवान लड़कियां जो इक्वालिटी के लिए लड़ रही हैं, एक कल्चर जिसमें डिफरेंसेस और डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और मुझे लगता है कि ये पूरी बात बेमानी होगी अगर हम दोबारा परिवार पे ना आए और डॉक्टर्स पे ना आए, जिस तरीके से सेक्स सिलेक्शन करके आप एलिमिनेट करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन को शेक करना, वी हैव टू शेक इट, तभी शायद कहीं हम। कावेरी, आप इस पूरे स्टॉप इट कैंपेन को हेड कर रही हैं लगातार, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, शहरों में, अलग अलग जगह आपने बात की है। जो बात कविता कह रही हैं, नौजवान पीढ़ी की, परिवार की बात मैं अलग से करूंगा, लेकिन नौजवान लड़कियों की बात उन्होंने की, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसमें? मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि लड़कियों में होप बहुत है, हिम्मत बहुत है, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत है, बट अवेयरनेस की बहुत कमी है। उन्हें यही नहीं पता कि वो किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट मार्शल आर्ट्स और समथिंग, मैं कह रही हूँ कि हिम्मत जो अंदर से आती है। पेरेंट्स खुद डरते हैं, वो बच्चों को डरा कर रखते हैं, दबा कर रखते हैं। इस चीज की वजह से चाहती बहुत कुछ है करना, पर कर कुछ नहीं पा रही है। लेकिन एक और कंट्राडिक्शन भी है कि हम जिन फील्ड्स को अब तक कन्वेंशनली मेल्स के लिए मान रहे हैं, उन सब फील्ड्स में भी महिलाएं आ रही हैं। मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत सिंगर कोमल पवार भी हैं। कोमल, क्या आपको नहीं लगता कि जो नौजवान पीढ़ी है वो हिम्मत कर रही है और वो कन्वेंशंस को तोड़ रही है, सीमाओं को तोड़ रही है? डेफिनेटली तोड़ रही है सारी सीमाओं आप ही को एग्जांपल लेता हूँ मैं। हाँ जी, एक्चुअली मैंने खुद अपना बैंड स्टार्ट करने का डिसीजन लिया था जब मैं स्कूल में थी। सो मैं 12th स्टैंडर्ड में थी और मैं गर्ल्स स्कूल से निकली हुई हूँ खुद। तो सब जो भी मेरे आसपास थे, एवरीबडी अराउंड मी ऑलवेज मोटिवेटेड मी कि तुम अच्छा गाती हो, तुम आगे जाओ। और इसी वजह से मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट करा इस चीज के लिए। पेरेंट्स ने सपोर्ट करा। लेकिन सोसाइटी में मुश्किल हुई? अ लिटिल बिट, ज्यादा नहीं। डेफिनेटली प्रॉब्लम हुई जब पेरेंट्स के फ्रेंड्स सोचते हैं कि इतनी रात को लड़की घर से बाहर है, इतनी रात को आ रही है। देन पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं सोचते हैं बेटा क्या बोलेगा समाज। बट आई थिंक मैंने कभी उस चीज़ को अफेक्ट नहीं करने दिया अपने आप को, बिकॉज मेरे को ये चीज़ करनी थी। जी, हमारे साथ मार्शल आर्ट एक्सपर्ट लाल सिंह जी भी हैं। लाल सिंह जी, आपको लगता है जैसे कावेरी कह रही हैं, कविता कह रही हैं, दमयंती जी कह रही हैं कि लड़कियों में एक हिम्मत पैदा होनी चाहिए, वो एक हिम्मत तब पैदा होती है जब वो अपने आप को सिक्योर और सेफ फील करते हैं, सेफ फील करती हैं। आपको लगता है कि आपकी इस जो विधा है उससे लड़कियों को ताकत मिल रही है? बिल्कुल सर,
जैसे सर मान के चलते हैं कि गर्ल्स के लिए कि वो बहुत वीक होती है, लोग मानते हैं कि ये बहुत ही वीक होती है, उन पे इमोशनल बहुत ही अत्याचार होते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट एक ऐसी ट्रेनिंग है उससे आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। नॉर्मली जहाँ हम जाते हैं तो लोग बॉयज़ होते हैं वो ये सोच के चलते हैं कि गर्ल्स पे कि वो आगे कुछ नहीं कर सकती और उन पे अटैकिंग की जाती है, बट गर्ल्स का ये होता है कि अगर वो मार्शल आर्ट अगर थोड़ा भी जानती है तो उसमें अपना डिफेंस कर सकती है वो जी। जैसे कि कभी गर्ल्स होती है कॉलेजेस में जाती है गर्ल्स तो बॉयज़ पे गलत नज़रों से देखते हैं, उनको उल्टा सीधा बोल भी देते हैं और उन पे अटैकिंग भी कर सकते हैं। तो अगर गर्ल्स कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट थोड़ा जानती है तो उससे वो अपना बचाव कर सकती है। जी दमयंती जी, सवाल ये है कि कविता ने तो बड़ा मूल सवाल खड़ा कर दिया परिवार को लेकर, और महिला आयोग की जो कार्य प्रणाली है, कामकाज का तरीका, उसमें मैं देखता हूं कि आप वापस उस लड़की को परिवार के पास भेजते हैं, बल्कि आपका एक फोकस होता है कि परिवार उसको सपोर्ट करे। तो ये कंट्राडिक्शन नहीं लगता कि जिस परिवार से ये परेशानी शुरू हुई है वो उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? क्योंकि पैदा होते ही बेटे के थाली बजाते हो, उस परिवार से कितनी उम्मीद करेंगे? वैसे तो आप जो कह रहे हैं परिवार तोड़ना, परिवार को बिखराव, जिसको अगर लड़की को हम समझ रहे हैं कि भाई ना समझी में, ससुराल की तरफ से हो या परिवार की तरफ से जिसमें वो जन्मी है, कहीं मतभेद हो गया वो किसी बात को लेके, तो ये उसका मतलब नहीं है कि लड़की को घर से बाहर भेज दिया जाए जी। उसमें अपन बैठ के समझाइश कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि ये बात हुई तो क्यों हुई, क्या कारण है इसके पीछे, हम कारण देख सकते हैं। उसमें कारण देखने के बाद में हम लड़की की समझाइश करते हैं, ससुराल पक्ष हो या पियर पक्ष हो, जो भी कोई हो, जिस भी कारण से जो भी हुआ वो, या जिस ऑफिस में वर्क प्लेस पे भी ये बातें होती है। कई बार क्या है कि हर आदमी का हर चीज का देखने का नजरिया भी अलग होता है, जिससे क्या लगता है कि भाई हम ये देख रहे हैं, ये हमें सिर्फ एक तरह से ब्लैक दिखाई दे रहा है, दूसरा हम देख ही नहीं रहे उस चीज। पर हमें तो वहां बैठ के दोनों ही महिला आयोग में जब बैठते हैं या कहीं भी कोई आप कहीं भी बैठोगे तो देखोगे तो दोनों पहलू आपको सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों देखने पड़ेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, लड़की के हित में कौन सी चीज है, हमें ये देखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन लड़की के हित में अक्सर परिवार वाले भी यही कहते हैं, लड़की का हित जो आपने शब्द दिया ना, बहुत अच्छा शब्द था। वो लड़कियां जो खासतौर से दहेज हत्याओं में मारी जाती हैं वो सिर्फ लड़की के हित के चक्कर में मारी जाती हैं, क्योंकि परिवार जो है उसको प्रेशराइज करता रहता है कि तुम्हारा हित जो है वहीं ससुराल में ही है। उसकी शिकायत को बहुत समय तक तो नज़रअंदाज किया जाता है, सुना नहीं जाता है। और आप भी, आपका मतलब महिला आयोग जैसी जो संस्थाएं हैं वो भी यही प्रेशर करते हैं कि नहीं, ससुराल में ये झगड़े तो चलते ही रहते हैं बेटा, घर में शादी हुई है तो ससुराल में ऐसा होता ही है, और फाइनली वो उसका नुकसान लड़की को उठाना पड़ता है। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि महिला आयोग ये सोचता है कि झगड़े होते रहते हैं, झगड़े बंद कैसे हों। हमारा जो मेन समझाइश का जो तरीका है, समझाइश का जो तरीका है, हम उसको यही देखते हैं कि लड़की अगर ये कहती है कि मेरा ये हो जाए, इस तरह से मेरा ये हो जाए तो मैं वहां सुकून से रह सकती हूँ, तभी हम आगे कोई कदम बढ़ा सकते हैं। अगर लड़की तो आपका सेटलमेंट होता है ना, फर्स्ट फेज तो सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट नहीं, पहले बात करते हैं लड़की के हित में क्या है, लड़की क्या चाह रही है, उसकी मतलब जो मेन मतलब क्या है कि हम उसको भेज रहे हैं कहीं लड़की को खतरा नहीं हो जाए। अगर लड़की को वो जाने के लिए इच्छुक होती है तो हम आगे कदम बढ़ाते हैं, बाकी हम कदम नहीं बढ़ाते, क्योंकि जिसको खतरा पहले से ही दिख रहा है और वो कह रही है कि मुझे वहाँ खतरा है, मुझे मार देंगे, हम उस स्थिति में लड़की को बिल्कुल मना कर देते हैं। अगर वो पेरेंट्स लेकिन परिवार वाले उनका प्रेशर डालते हैं, पेरेंट्स के पास अगर वो जाती है और पेरेंट्स उसके डालते हैं तो हम उसकी अन्य व्यवस्था करते हैं कि लड़की वहाँ सुरक्षित रहेगी, ना कि पियर या ससुराल में सुरक्षित रहे। या कोई कॉलेज में पढ़ रही है, वहाँ भी उसको कहीं डिस्प्यूट हो गया और वो पियर अपने माँ बाप के पास नहीं रहना चाहती लड़की को, तो हम नहीं भेजते। जी, मैं इस पर ब्रेक के बाद आऊँगा और कविता से पूछूंगा कि क्या वो इस पूरे सिस्टम से सहमत हैं और उनका एक्सपीरियंस क्या है। ब्रेक पर हम जाएंगे, हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और खास चर्चा भी हम इस पर कर रहे हैं कि जेंडर बायस को कैसे रोका जा सकता है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं बिना कोमल के पास जाए नहीं जा सकता। कोमल, gave us some place to go. I never said thank you for that. I thought I might get one more chance. May angels lead you in. Here you be my soul.
angels lead you.